वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हमने टॉपिक लिया है फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसकी पहली वीडियो हमने इसी चैनल पर अपलोड की है, उसमें हमने 3 कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस किया है। आज जो हम पहला कॉन्टिनेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है यूरोप। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर कोई भी लैटीट्यूड नहीं गुजरता है। तीनों लैटीट्यूड्स में से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कोई भी लैटीट्यूड यूरोप से नहीं गुजरता है। इसका मतलब ये है कि यूरोप में जो सन रेज हैं डायरेक्ट नहीं पड़ती है, क्योंकि लैटीट्यूड्स वहाँ से नहीं गुजरते हैं। सिर्फ लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो यूरोप से गुजरता है। यूरोप की हम स्टार्टिंग करेंगे। यूरोप जो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, वेटिकन सिटी, जो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लाई करती है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है यूरोप का, यूरोप्स हाईएस्ट माउंटेन, जो यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम क्या है? माउंट एल्बरस उसका नाम है। और जो माउंटेन रेंज है एल्प्स माउंटेन रेंज, ये पूछा जाता है कि जो एल्प्स माउंटेन रेंज है ये किस कॉन्टिनेंट में लाई करती है? ये यूरोप में लाई करती है और इसे कहा जाता है होम टू द एल्प्स माउंटेन रेंज। यूरोप किस से सेपरेट होता है? यूरोप एशिया से। कौन सी चीज़ यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है? ये है उराल माउंटेन एंड कैस्पियन सी। ये दो चीज़ें, उराल माउंटेन एंड कैस्पियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, यूराल माउंटेन एंड कैस्पियन सी, ये यूरोप को एशिया से सेपरेट करते हैं। अगर यहाँ पर ये एशिया है, इसके ऊपर यहाँ पर यूरोप है, इनके बीच में क्या है? एक माउंटेन है। उस माउंटेन का नाम क्या है? उराल माउंटेन। और दूसरी एक सी है, उसका नाम क्या है? कैस्पियन सी। इसके बाद कुछ कंट्रीज जो हैं यूरोप में, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड डेनमार्क, इन्हें कहा जाता है स्कैंडिनेविया कंट्रीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कैंडिनेविया कंट्री। अगर आपको ये कंट्रीज के नाम याद हैं, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड डेनमार्क, इन्हें कहा जाता है स्कैंडिनेविया कंट्री। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया एंड अल्बानिया, ये जो बाकी कंट्रीज़ है इन्हें बाल्कन स्टेट कहा जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ बाल्कन स्टेट्स या विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाल्कन स्टेट। यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया एंड अल्बानिया, इन्हें बाल्कन स्टेट्स कहा जाता है। जो लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की, जो लार्जेस्ट कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट की जो लार्जेस्ट कंट्री है, इसे यूक्रेन कहा जाता है। यूक्रेन जो है ये यूरोप की लार्जेस्ट कंट्री है। ये वही कंट्री है जो पिछले साल से हम सुन रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रही है। यूक्रेन इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है यूरोप की, उसका नाम क्या है? स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ यूरोप जो है इसका नाम क्या है? मोनाको। मोनाको इज़ द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ यूरोप। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हम स्टार्ट करेंगे एशिया, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें इंडिया भी लाई करता है। इंडिया एशिया के किस पार्ट में लाई करता है? इंडिया एशिया के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है। जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, ये एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करती है। और कंट्री कौन सी है? कंट्री नेपाल है। नेपाल में ये लाई करती है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड का लोवेस्ट पॉइंट है, वर्ल्ड का लोवेस्ट पॉइंट जो है डेड सी, ये भी एशिया में ही लाई करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है एशिया का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, जो एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री मीन्स एरिया वाइज, ये रशिया है। रशिया है, लेकिन ये रशिया जो है ये ट्रांस कंट्री है। ये रशिया है ट्रांस कंट्री। ट्रांस कंट्री का मीनिंग ये है वो कंट्री जो पूरी कंट्री एक ही कॉन्टिनेंट में लाई नहीं करती है, एक पार्ट उसका दूसरे कॉन्टिनेंट में लाई करता है और आधा पार्ट दूसरे कॉन्टिनेंट में लाई करता है। लेकिन 70% जो है रशिया का पार्ट जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं ये एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है। और पॉपुलेशन वाइज जो एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सी है? चाइना, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया का। इसके बाद जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागो वो कौन है? वो है इंडोनेशिया।
आइलैंड कंट्री भी है। आइलैंड तो आपको पता है, आइलैंड जो ऐसी कंट्री जिसके चारों तरफ से वाटर हो। उसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? ये गोबी डेजर्ट है, ये भी एशिया में ही लाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट पेनिनसुला है वो कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला, ये भी एशिया में ही लाई करता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो सिर्फ फैक्ट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया आर सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से एशिया कैसे सेपरेट करता है? कौन सी चीज़ अफ्रीका को एशिया से अलग करती है? इसका इंपॉर्टेंट आंसर ये है रेड सी एंड सुएज कैनाल। रेड सी और सुएज कैनाल जो है ये एशिया को सेपरेट करती है, एशिया को अलग करती है अफ्रीका से। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, एशिया नॉर्थ अमेरिका से कैसे सेपरेट होता है? ये होता है बेरिंग स्ट्रेट है एक, उससे सेपरेट होता है, उससे अलग होता है एशिया नॉर्थ अमेरिका से। उसके बाद जो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटी, दुनिया की सबसे पॉपुलस सिटी कौन है जहाँ पर बहुत ही घनी आबादी है, बहुत ही पॉपुलस सिटी है, वो है टोक्यो। वर्ल्ड की जो पॉपुलस सिटी है वो कौन सी है? वो है टोक्यो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, जो दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक कौन सी है? वो है कैस्पियन सी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक जिसमें सबसे ज़्यादा साल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो कौन सी है? वो है कैस्पियन सी। इसके बाद ये एशिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ ट्रांस कंट्रीज़। मैंने ट्रांस कंट्रीज़ का आपको पहले ही बोला था, ट्रांस कंट्रीज़ या ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ भी हम इन्हें बोलते हैं। ट्रांस कंट्रीज़ हम उस कंट्रीज़ को बोलते हैं जो जिसका आधा पार्ट एक कंट्री में लाई करता है और दूसरा पार्ट दूसरे कॉन्टिनेंट में लाई करता है। पहली है रशिया, रशिया का आधा हिस्सा यूरोप में आता है और आधा हिस्सा एशिया में आता है। उसके बाद है टर्की, दूसरी कंट्री कौन सी है? टर्की है, इसका जो आधा पार्ट यूरोप में लाई करता है, आधा एशिया में। उसके बाद जो नेक्स्ट है इजिप्ट, इसका आधा पार्ट एशिया में लाई करता है, आधा पार्ट अफ्रीका में लाई करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है फ्रांस, इसका आधा पार्ट यूरोप में लाई करता है, आधा पार्ट अफ्रीका में लाई करता है। नेक्स्ट कंट्री जो है ट्रांस कंट्री है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का भी आधा पार्ट जो है एशिया में लाई करता है, आधा पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है। नेक्स्ट है अर्मीनिया, इसका आधा पार्ट यूरोप में लाई करता है, आधा पार्ट एशिया में लाई करता है। उसके बाद साइप्रस नेक्स्ट कंट्री है, इसका एक पार्ट यूरोप में लाई करता है, एक एशिया में। और जो लास्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है कजाकिस्तान, इसका जो हाफ पार्ट एशिया में लाई करता है और जो हाफ पार्ट यूरोप में लाई करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है और ये इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया जो है ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। दिस कॉन्टिनेंट हैज़ ओनली 3 कंट्रीज़, इस कॉन्टिनेंट की सिर्फ 3 कंट्रीज़ है। उसके बाद जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, इसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी, जो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी है नारो, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही लाई करती है। उसके बाद जो हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की, ये कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है माउंट कोस्क्विस्को, ये हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की। इसके बाद लास्ट कॉन्टिनेंट जो हमारा है 7th कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका, ये लास्ट कॉन्टिनेंट है। जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोलर डेजर्ट, अगर क्वेश्चन पूछेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोलर डेजर्ट किसे कहा जाता है तो इसे एंटार्क्टिका कहा जाता है। एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पर हमेशा ही बर्फ़ रहती है, यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सर्दी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं, कभी कभी जाते हैं वहाँ पर रिसर्च करने के लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया का जो रिसर्च सेंटर है एंटार्क्टिका में, उसका नाम क्या है? दक्षिण गंगा उसका नाम है। ये इंडिया का रिसर्च सेंटर है एंटार्क्टिका में। पालमीर पेनिनसुला, ये एंटार्क्टिका का एक पार्ट है। पालमीर पेनिनसुला ये आइस फ्री रहता है, सिर्फ एक पार्ट ऑस्ट्रेलिया का ये आइस फ्री रहता है, इसका नाम क्या है? पालमीर पेनिनसुला। उसके बाद एंटार्क्टिका को कहा जाता है कॉल्ड डायनेमिक और एक्टिव कॉन्टिनेंट।
बिकॉज ये अपनी शेप जो है वो चेंज करता रहता है, क्योंकि इस पर बर्फ़ रहती है, कभी बर्फ़ पिघलती है, कभी फिर से बर्फ़ इसमें आती है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डायनेमिक और एक्टिव कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये अपनी जो शेप है वो चेंज करता ही रहता है सीज़न के हिसाब से। उसके बाद विडा नाम की एक सलाइन लेक है, ये अंटार्कटिका की है, क्योंकि इसमें साल्ट कंटेंट पाया जाता है। आप याद रखना, विडा नाम की एक लेक है, सलाइन लेक है, ये अंटार्कटिका की। इसके बाद क्वीन मोड जो है रेंज डिवाइड्स द कॉन्टिनेंट इनटू 2 पार्ट्स। अगर पूछेंगे जो अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट है इसको कौन सी माउंटेन रेंज जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसका नाम है क्वीन मोड रेंज है एक, ये अंटार्कटिका को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके बाद माउंट विंसन जो है, माउंट विंसन मैसिव जो है, ये हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की। माउंट विंसन मैसिव इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। उसके बाद माउंट इरिबस इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ अंटार्कटिका। उसके बाद जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सन इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम 22 मार्च टू 22 सितंबर। 22 मार्च से 23 सितंबर तक सन विजिबल नहीं होता है अंटार्कटिका में, अंधेरा रहता है एक 6 महीने। 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंटार्कटिका में सन विजिबल नहीं रहता है, सन दिखाई नहीं देता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ से आगे, एंड नेवर सेट एंड सन नेवर सेट बिटवीन 24 सितंबर टू 21 मार्च। उसके बाद 6 महीने 24 मार्च से लेके 21 मार्च तक वहाँ पर सन सेट नहीं होता है, दिन रात वहाँ पर सन रहता है। 6 महीने तो सन निकलता ही नहीं, लेकिन 6 महीने फिर दिन रात सन निकलता है। एक बार फिर से सुनिए, द सन इज नॉट विजिबल फ्रॉम 22 मार्च टू 23 सितंबर एंड सन नेवर सेट बिटवीन 24 सितंबर टू 21 मार्च अंटार्कटिका में। थैंक यू सो मच।